नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर में। और मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त अनुपम पाठक, आज अपना एक पिटारा लेकर के राजनीति विज्ञान का, जिसमें आज के पिटारे में हम लेकर के आए हैं दिसंबर 2018 के 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस के नेट के जो है प्रश्न लेकर के हम आए हैं यूजी नेट के 26वां सवाल से लेकर 50वां सवाल तक। ये दूसरा पार्ट है। इसके लिए अगर जो है पहला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो मैं जो है आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें 1 से 25 सवाल रखे गए थे। तो आज 26 से 50 नंबर तक के प्रश्नों पर हम विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो है प्रश्न पत्र विश्लेषण। आप अगर ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें और साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें सुनना और देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर को। और अगर दूसरे लोगों तक यही चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं अपने 26वें प्रश्न से। तो हमारा 26वां सवाल है, पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका जा सकता है, इन स्तरों की पहचान कीजिए। तो उसने जो आलमंड पावेल, वो एक अमेरिकन राजनीतिक शास्त्री था और उसने जो है डेविड ईस्टन की जो थ्योरी आई थी व्यवहारवाद की, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, उसके बाद अपने विचार दिए थे। तो इसमें इसके 3 स्तरों में सबसे पहला स्तर जो है वो राजनीतिक व्यवस्था है। ये राजनीतिक व्यवस्था है, फिर प्रक्रिया स्तर है, फिर नीति स्तर है। इन तीनों में है कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में प्रक्रिया देखी जा रही है, किस तरह से नीति बनाई जा रही है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें वर्किंग ऑर्डर में पाए जाते हैं। जो 27वां प्रश्न है, लुसियन पाई ने उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। ऐसे संकट निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है। अब ये देखना है कि मतलब इनमें से कौन सा समूह सही है। आप अगर आपने लुसियन पाई को पढ़ा होगा, पॉलिटिकल डीके, राजनीतिक पतन का जो है थ्योरी दिया था, तो इसमें से कौन सा जो है कथन सही है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आती हैं। तो सबसे पहले आपका है पहचान, फिर वैधता, फिर भेदन, फिर भागीदारी, फिर एकीकरण और फिर वितरण। उसकी जो किताब है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जो है इंग्लैंड के विकास को, राजनीतिक विकास का विश्लेषण करते समय उसने लिखी थी, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के 6 संकट की पहचान की जिनका सामना जो है तीसरी दुनिया के देश कर रहे हैं, ऐसा उसने कहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा इसका जो है विचार, विश्लेषण का जो है दोष भी इसमें निकाले गए। आर्गेंसी वगैरह ने इसका जो है बहुत ज़्यादा आलोचना किया है, लेकिन इसके जो सही आंसर है वो यही है आपका ए ऑप्शन। पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण, ये जो है समस्याएं हैं, संकट है राजनीतिक विकास में। 28वां प्रश्न जो आपके सामने है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती बल्कि अन्यत्र बने कानूनों को औपचारिक रूप से अनुमोदन करती हैं, क्योंकि विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। तो ये दोनों बातें एकदम सही हैं कि विधायिकाएं इस समय कानून नहीं बना रही क्योंकि डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ आ गई हैं, कानून जो है वो दूसरी संस्थाएं बनाना शुरू कर दी हैं, और विधायिका जो है वो राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। लेकिन तर्क सही नहीं है। ये बातें दोनों सही हैं लेकिन ये तर्क सही नहीं है। पहले का जो है अभिकथन का तर्क सही नहीं है, क्योंकि विधायिका कानून बनाने वाला निकाय है, कानून निर्मात्री संस्था है, तो उसे ही कानून बनाना चाहिए। तो दूसरी संस्थाएं क्यों बना रही हैं? तो जाहिर सी बात है कि उसका तर्क सही नहीं है, लेकिन दूसरी संस्थाएं बना रही हैं, ये बात सही है। तो यानी जो इसका बी ऑप्शन है वो सही है। कथन दोनों सही हैं, परंतु जो है ये की सही व्याख्या नहीं है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो विधायिका है वो राज्य निर्मात्री निकाय है, लेकिन एक जो प्रचलन चला हुआ है आज के टाइम में जिसे हम कहते हैं प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन के अंतर्गत प्रत्यायोजित विधान का भी जो है आ गया है दृष्टिकोण, जिसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका उदाहरण आपको मिलता है इंग्लैंड में। सबसे पहले 1832 में वहाँ संसद ने एक सुधार अधिनियम जो है पारित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले सरकारी विभागों को अपना कार्य सुचारू ढंग से संपादित करने के लिए विधायी शक्ति प्रत्यायोजित की गई, जिसमें विभागों को दिया गया कि अगर उन्हें जहां लगता है तो वो थोड़ा सा लचीलापन उसमें ला सकते हैं। तो ये उसी 1832 के अधिनियम से डेलीगेशन जो है वो प्रक्रिया में आता है, इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है।
आगे चलते हैं 29वें प्रश्न पर। नीचे दो सूचियां दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक में प्रतिपादक है जबकि दूसरी सूची में अवधारणाएं हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन किस चीज का जो है वो प्रतिपादक है। तो फर्स्ट एसपी हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो पॉलिटिकल डीके, राजनीतिक पतन का इन्होंने फार्मूला दिया है। तो सीधी बात है, ए के नीचे जो है आपका तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो ए के नीचे तीसरा ऑप्शन आपका जो है 2 में पाया जा रहा है, ए और बी दोनों में पाया जा रहा है। तो आर्य डहल के साथ आ जाएंगे। आर्य डहल इन्होंने बहुतंत्रीय लोकतंत्र का सिद्धांत दिया है, ये भी दोनों में है, ए और बी में। तो यानी अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। केनेथ बॉल्डिंग, ठीक है। अब केनेथ बॉल्डिंग के साथ हम जब जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है, इन्होंने दिया है, इनका फार्मूला है राजनीतिक अनुरूपण का। तो यानी अभी आ जाएंगे, यानी सी के नीचे क्या होना चाहिए, सेकंड, राजनीतिक अनुरूपण, यानी कि जो आपका फर्स्ट ये सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्नांडो एच कार्डोसो, इसका जो सिद्धांत है वो संबंधित विकास निर्भरता का सिद्धांत है, ठीक है। आगे चलते हैं 30वां प्रश्न। नीचे दो सूचियां दी गई हैं, फर्स्ट में पुस्तक जबकि सूची में उनके लेखक हैं। सूचियों को सुमेलित कीजिए नीचे कोड का प्रयोग करते हुए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी किताबें हैं आपके सामने। ये किताबें आपके सामने आ गई। पहली पुस्तक ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, पहली पुस्तक है आपके सामने ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है रॉबर्ट मैकेंजी ने। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी जो है रॉबर्ट मैकेंजी की किताब है। दूसरी किताब पॉलिटिकल पार्टीज, ये किसने लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रॉबर्ट मिशेल की है, ठीक। रॉबर्ट मिशेल ने ये किताब लिखी थी। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जो है वो जीन ब्लेंडेल की किताब है। और ये जो आखिरी किताब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी, ये जो है लिखा है जेम्स सेविल और रॉबर्ट एच ने। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मतलब ये जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब आगे डी ऑप्शन सही है, ओके। 31वां प्रश्न। नीचे दो सूचियां दी गई हैं, फर्स्ट में क्रांति जबकि सूची सेकंड में राष्ट्र है। इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके जो है उत्तर चुनिए। तो ये जो प्रश्न दिया गया है ये कन्फ्यूजन था, ये प्रश्न में ही कन्फ्यूजन है। ये जो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं वो बैडली मैच्ड हैं। हालांकि मैं फोर्थ ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ये फोर्थ ऑप्शन मेरे अनुसार करेक्ट है, लेकिन इसमें जो है बैडली मैच इसको दिया गया। अगस्त क्रांति वियतनाम के साथ जुड़ेगी, अगस्त क्रांति जो है डी के नीचे आपका रहेगा फोर्थ जो है थर्ड, इसके साथ में जाएंगे, डी के नीचे थर्ड। इसी के साथ अगस्त क्रांति को मैं जानता हूँ कि वियतनाम के साथ है, तो उसी के साथ मैं इसे जोड़ करके इसका फोर्थ ऑप्शन सही बता रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न में दिक्कत आई थी, इसके ऑप्शन में प्रॉब्लम है, तो डी ऑप्शन मेरे अनुसार सही है। 32 अभिजाति के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक। तो ये देखिए कौन से कथन सही हैं, ठीक है। 32 जेम्स बरहम ने अभ्याजातों का परिचालन, ये देखिए जेम्स बरहम ने अभ्याजातों का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और दूसरा सी राइट मिल्स के त्रिकाल शासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग शामिल हैं, ये जो है। और थर्ड जी मोस्का ने अभिजात की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है, तो ये थर्ड एकदम सही है, तो थर्ड सही है। और अभिजात सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, ठीक है। तो अभिजात सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, ये भी एकदम सही बात है। तो यानी इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है, डी, थर्ड और यानी ये जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट पाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। अमेरिकी जो सीनेट है उसमें राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। तो जाहिर है ये जो अमेरिका का सीनेट सदन है, दुनिया का सबसे मजबूत उच्च सदन जो है वो सीनेट कहलाता है, और इसे राजस्व में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।
राजस्व, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां हैं निसंदेह। सभी जगह की जो निम्न स्तरीय पालिका होती है, निम्न सदन होता है, उसे आर्थिक मामलों में विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो ये भी सही है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध शक्तियों के प्रसार पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत बात है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर सकता है, ये भी एकदम गलत बात है। तो यानी इसका जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट और सेकंड है। ये तो कभी आप जब अमेरिकन सीनेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ का जो विधानमंडल है उसे कांग्रेस कहा जाता है, और उसमें दो हाउस ऑफ जो है पाया जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो है ये सीनेट, ये दोनों जो है दो सभाएं उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, सीनेट में भी प्रत्येक राज्यों के पृथक पृथक प्रतिनिधि होते हैं। और जो फर्स्ट सदन है आपका, ये निम्न सदन जिसे हम कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शक्तियों के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। वहाँ का उच्च सदन बहुत मजबूत है, वो पूरा कंट्रोल करके रखता है राष्ट्रपति को। ठीक है, दुनिया में जो है सबसे मजबूत सदन है उच्च सदन, उससे मजबूत सदन कहीं पाया नहीं जाता उस सदन के मामले में। ठीक है, ये जो अगला आपका कथन है आपके सामने है, तर्क और जो है अभिकथन का है, वो 34वां सवाल। संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। ठीक, बिल्कुल ये बात सही है। गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है, ये भी बात एकदम सही है। गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वोपयुक्त रूप है, तो ये जो बी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट है। दोनों चीजें सही हैं ये, लेकिन जो है आर उसका जो है सही व्याख्या नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 35, अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? आगे बढ़ते हैं, दिखाई देगा हमको खुद ही। तो ये देखिए, पहला है सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता। अब ये जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ गया, यहीं से आप अमेरिका को छोड़ दीजिए, वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। आर्थिक जो है लोगों को सपोर्ट बिल्कुल देने की बात, वहाँ स्वतंत्रता पहले नंबर पर रहेगी, बाद में ये आर्थिक समानता और इन सब विचारों को अलग रखा गया है एकदम केंद्र बिंदु से। तो ये छोड़ करके फिर हम बात करेंगे। अगला आएंगे आपका जो है, इसमें भी सुरक्षा भत्ते का अधिकार है, बी ऑप्शन में भी, तो इसे भी छोड़ देते हैं। तो और जो आपका चौथा है यानी डी, इसमें भी सामाजिक सुरक्षा भत्ते की बात है, तो इन्हीं के आधार पर छोड़ ही देते हैं। पर ये जो सी ऑप्शन है वो सही है। सभा करने का अधिकार, शस्त्र वाहन करने का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, ये सब के सब स्वतंत्रता वाले अधिकार हैं और ये अमेरिका में प्राप्त हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ल्यूक्स द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? निर्णय निर्माण सम्मिलित है, विचार नियंत्रण सम्मिलित है, क्षमता विवर्धन ये सम्मिलित नहीं है, कार्यसूची तैयार करना भी सम्मिलित है। तो इसका जो ऑप्शन है सी सही है। ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 37वां प्रश्न जो है आपके सामने है, 37 राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख अभिकर्ता हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण आपका कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले परिवार से, परिवार के बाद आप समाज में आते हैं। वो तो आप चले जाएंगे जो है वो स्कूल वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पर तो आपका शैक्षिक वातावरण आपको मिलना शुरू हो जाता है और फॉर्मल पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो जाता है, आपका औपचारिक राजनीतिकरण जो है। राजनीतिक सामाजिकरण तो आपका जो है परिवार और समाज में होता है, वही सब आप सीखते हैं। पहले जो है घर में मुखिया कौन कैसे हेड करता है चीज़ों को, ये सब आप सीखते हैं। नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, राजनीतिक विकास का वर्णन, जबकि सूची 2 में जो है सेकंड विद्वान है। तो इन दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो अब देखिए क्या जो है किसके बारे में क्या सही है, हम चलते हैं और आप देखिए इसको। तो सबसे पहले दिया गया है राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण की थ्योरी किसने दी है? तो SM लिपसेट ने जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण की थ्योरी दी है। जो आपका लोकतंत्र का निर्माण है इसकी थ्योरी किसने दी है, अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो आपका ये जे रोनाल्ड पेनाक ने। राष्ट्र राज्य का प्रचालन, राष्ट्र राज्य का प्रचालन, तो ये जो है एडवर्ड सिल्स का है।
और जो प्रशासनिक तथा विधायी विकास है ये जो आपका है ये टालकट पांसद का है। प्रशासनिक तथा विधायी विकास जो है उसकी बात करता है टालकट पांसद। इन सबको आपने पढ़ा होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरेंट लिचफर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार है? कौन सा आरेंट लिचफर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार है? सहमतिजन्य दलीय व्यवस्था, ये सहमतजन्य की तो वो बात ही नहीं करता। ठीक है, संघर्षशील दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था, ये एक करेक्ट ऑप्शन है। नहीं, ये कौन सा ऑप्शन? सहमतजन्य दलीय व्यवस्था जो है पाई जाती है, 39वां सवाल है। इसको जरा हम एक बार देख लेते हैं। जी, ये है सहमतजन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। इसका जो है ए ऑप्शन सही है। सहमतजन्य दलीय व्यवस्था की वो बात करता है, संघर्षशील दलीय व्यवस्था की बात करता है तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था की बात करता है आरेंट लिचफर्ड। जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, 40वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती यसी फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं? राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती जो है से फाइनर द्वारा, तो वो दो स्थितियों की तो साथ साथ बात कर लेता है जिसमें परिपक्व और निम्न जो है दोनों पाई जाए। परिपक्व, विकसित और निम्न, तो ये कहाँ तीनों पाई जा रही, वही जो है संस्कृति है। तो आपका ये ऑप्शन परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति नहीं, निम्न इसमें है। विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति, सांस्कृतिक नहीं, इसमें भी नहीं है। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, पंथवादी राजनीतिक संस्कृति है, इसमें भी नहीं। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। परिपक्व, विकसित तथा निम्न, ये तीनों जिसमें पाई जाएंगी डी, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एसी फाइनल के संबंध में। 41वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग का जो है कहा है कि वो विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में। बिपिन चंद्र को अगर आपने पढ़ा होगा तो इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि गांधी जी के आने के बाद ही आंदोलन जो है लोगों से जुड़ा था। तो इन्होंने कहा नहीं है। जूडिन ब्राउन, माइकल ब्रेचर, ये सब विदेशी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है गांधी जी के स्वतंत्रता। ये रविंद्र कुमार जी इतिहासकार, इन्होंने कहा है कि गांधी जी से पहले जो आंदोलन था वो पूरा का पूरा विशिष्टवादी आंदोलन था। बिपिन चंद्र पाल हालांकि जब लिखते हैं बिपिन चंद्रा को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गांधी जी के समर्थक थे, पूर्ण गांधीवादी थे और इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इतना भी इन्होंने पागलपंथी नहीं दिखाया है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब बताया है कि शुरू से ही जब आप जाएंगे तो आपको जो आंदोलन है, जो ये बातें की जा रही थी गांधी जी के आने के बाद ये लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ, इससे पहले चाटुकारिता का आंदोलन था, एक प्रकार का पागलपन था। ये जो भारत का आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें शुरुआत से ही देखते हैं आप मंगल पांडे के पीरियड में ही जब वो गोली चलाते हैं, 1857 का जो विद्रोह था वो भी पब्लिक विद्रोह था, क्योंकि उसके बाद आप देखते हैं मुंडा, बिरसा मुंडा, और या जो आदिवासी आंदोलन चलते, जनजातीय आंदोलन चलते हैं, वो सब धुरी थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी। उसके बाद बहुत सारे संगठन बनते हैं, कांग्रेस और ये सब इमर्ज करके आती है, तो वो सब दर्शाता है कि उस समय जन आंदोलन चीज़ें मतलब जो है के रूप में ये सब चीज़ें परिवर्तित हो चुकी थी उसी समय से, और गांधी जी ने उसे एक बड़ा आयाम देने का काम किया। तिलक हैं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद है, सबने उसे एक बड़ा आयाम देने का काम किया। तो सिर्फ ये कहना, ये रविंद्र जी उससे सहमत होंगे, बाकी मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये जो आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता रही है? कौन सी भारत सरकार अधिनियम की विशेषता रही है? ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ये तो सही है पहला, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, ये भी उसी बार जो है निर्धारित किया गया था। सिखों का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये भी 1919 का था, जिसे मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू जो है वो भारत सचिव थे और इसके अलावा जो एक वायसराय थे, और इन सब लोगों के मिलने से ये जो है बनाई गई थी।
मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से 1919 के जो ये है भारत सरकार अधिनियम, उसे जाना जाता है। और इसमें विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये जान लीजिए। यहीं से इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा जो 42वां सवाल जो है इसके अंतर्गत दिए गए विकल्प पढ़ने लायक है। 1919 का जो अधिनियम है वो बड़ा जरूरी है कि उसे पढ़ा जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चेंज किए गए थे जो कमाल के परिवर्तन थे। जो इसमें मॉन्टेस्क्यू भारत के राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड जी जो है भारत के वाइसराय थे, इन दोनों से मिलकर के ये बना था। यही अधिनियम ऐसा था जिसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसी अधिनियम के द्वारा 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती की गई। ये बहुत याद करने वाला पॉइंट है। यही अधिनियम है जिसके अंतर्गत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। समझ लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया इसी अधिनियम के द्वारा। तो ये जो है क्वाइट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सी इसके अंतर्गत नहीं था। डी जो आपका 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ करने का अनुदेश देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है। आगे का देखिए कौन सा कथन है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी एकदम सही है। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। ठीक है, ये जो है बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, एकदम गलत है। मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और ये जो चौथा है वो निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है, एकदम सही। क्योंकि वो इनको जो है तो कहा गया है कि ये अनप्रिजर्व चेक हैं, एक प्रकार से ये ऐसे चेक हैं जिन्हों आप बुनाया नहीं जा सकता है। निर्देशक सिद्धांतों के बारे में तो विधान द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। अगर विधान आप बना देंगे तो यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है साथियों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 44वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। देखिए मौलिक कर्तव्य से इस समय बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसे बहुत बढ़िया से पढ़ना जरूरी है। इनके जो प्रैक्टिकल हैं, जो अप्लाइड अप्रोच है, उनको भी पढ़ लें। मौलिक कर्तव्य ये आप तो नेट JRF है और इसी के साथ साथ ये जो है UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने मौलिक अधिकारों को इस कदर पढ़ा हुआ है कि हमने उसकी एक एक चीज़ को रटा है, तो अब वो अप्लाइड तरीके से इसी को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना जरूरी है दोस्तों। हम 11 के 11 मूल कर्तव्य जो है हमारे मुंह पे रटे होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से सत्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग 4 का में शामिल है, एकदम सही है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में स्थापित किए गए थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको पूरे करने नहीं होंगे, ये प्रवर्तनीय नहीं है, चाहे तो पूरे करें। और जो आपका चौथा है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया है, ये बिल्कुल गलत। 2006 में नहीं आया था 86वां संविधान संशोधन, सन 2002 में आया था, तो ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। तो यानी थर्ड ही ऑप्शन, केवल थर्ड और ये दोनों गलत हैं कुल मिलाकर के। तो कौन कौन से आए? थर्ड एंड फोर्थ। ये कहाँ पर मिल रहे हैं आपको? थर्ड एंड फोर्थ, सी करेक्ट है। 2006 नहीं, वो 2000, वो तो कंफ्यूजन सब कुछ करने के बाद सही जो है गलत कंफ्यूजन कर दे रहे हैं सब। ये आ जा रहा है जो है अलग चीजें तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है? ये देख लीजिए आपका 39वां संविधान संशोधन
44वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन था और इसी के तहत जो है उठा करके डाला गया था। ठीक है, ये जो है चेंजेस थे। यही नहीं, इसमें जो है बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए थे। वन्य जीव संरक्षण को समवर्ती सूची में ही नहीं डाला गया, बल्कि इसे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग भी बना दिया गया था। आपको सही से अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ठीक है, एक 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था जो है, उसको घटा करके फिर से 5 साल किया गया। और इसी संशोधन के द्वारा एक और काम किए गए थे, 3 नए निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया था। तो ये वन्य जीव वाला तो हम बता ही दिए। समान न्याय जोड़ा गया था, निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ी गई थी। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना तथा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, पूरा जो है वो ये है। ठीक है, तो ये 3 परिवर्तन भी इसमें किए गए थे। ये वाला संविधान संशोधन तो आदमी को एकदम पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। 42वां संविधान संशोधन, क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया। 46वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये बड़ा प्रश्न है आपके सामने, और इसका जो सही उत्तर है वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1956 है। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। कभी आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 6ठा संशोधन अधिनियम 1956 नहीं, बल्कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों इसी में हुए हैं, एक ही सन में। नीचे 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में प्रधानमंत्री जबकि सेकंड में सरकार है, दोनों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो पहला, चंद्रशेखर जी किससे जुड़े हुए थे? तो चंद्रशेखर जी जुड़े हुए थे राष्ट्रीय मोर्चा से। अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें कोई डाउट है आपको? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। और जो मनमोहन सिंह जी थे वो जुड़े हुए थे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से। तो देवेगौड़ा जी एक ही बचा, ये संयुक्त मोर्चा से थे। तो ए के नीचे 4th कहाँ मिल रहा है आपको? ए के नीचे 2 में मिल गया देवेगौड़ा। बी के नीचे फर्स्ट, बी फर्स्ट। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है, इसी में बी के साथ जाएंगे। क्या करेक्ट, फिर मिल ही रहा है। आगे बढ़िए। ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन, 48वां सवाल, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा? ये देखिए, एन संजीवा रेड्डी, ये 1967-68 के आसपास बनी, 76 उत्तर तक रही। 70 के दशक में इनको पाया गया। तो सबसे पहले तो यही रहेंगी। ये जहाँ सबसे पहले हूँ छोड़ देख लीजिए, तो ए और जो है डी में सबसे पहले ये पाई जा रही हैं। तो यानी अब इन्हीं पर हमें विचार करना है। दूसरा जो है, इसके बाद ये जान लीजिए कि सबसे बाद कौन है? सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जो है वो 2004 से लेकर के 2009 तक चलने वाली जो लोकसभा थी उसके जो है ये जो है लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 14वीं लोकसभा थी, 14वीं लोकसभा के जो है सोमनाथ चटर्जी रहे हैं। तो सबसे बाद में ये, तो सबसे पहले जो है नीलम संजीव रेड्डी 4th, सबसे बाद में जो है ये सोमनाथ चटर्जी। तो ये ऑप्शन आपका ये डी वाला सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी मुरली मनोहर जोशी रहे हैं सोमनाथ चटर्जी से ठीक पहले, और शिवराज पाटिल जी जो है मुरली मनोहर जोशी से पहले वाले में रहे हैं। तो यानी ऐसे क्रम में रहेगा, एन संजीव रेड्डी, शिवराज बी पाटिल, मुरली मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम। 49वां प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थीं? पहला, वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। नो डाउट उन्होंने ये बोला था कि वो जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो ये एकदम सही है। दूसरा, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ये वो राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, अगला जो है उनका बोला गया है, ये कोई ज़रूरी है कि राज्य से बाहर का हो कि नहीं हो, ये देखने वाली बात है। आप लोग भी इसे पढ़िए, ये बड़ा ज़रूरी है। सरकारी आयोग की रिपोर्ट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उसे पढ़ें। ठीक है, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत कुछ भाग ना लिया हो।
तो इसमें जो चीज़ें हैं वो सब के सब केवल सेकंड को छोड़ करके सही हैं एकदम। वो राज्य से बाहर का व्यक्ति हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे अनुसार इसमें जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। जो 49वां प्रश्न है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 50वें सवाल पर आप जाएंगे। ये 49वां प्रश्न, 49वें प्रश्न में थोड़ा डाउट था मुझे, मैं तो कंफ्यूज था। ये 49वां प्रश्न साथियों सही है, डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब सही है। ये भी है राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। सारे मुझे कन्फ्यूजन था, मैं एलिमिनेट कर रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पर सेकंड नहीं दिया गया है, मतलब जो है छोड़ दिया गया है उसमें। फोर्थ सारे के सारे ऑप्शन सही है, सॉरी। ये आप पढ़िए सरकारी आयोग की रिपोर्ट। 50वां प्रश्न जो है, पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्ष तक होनी चाहिए, करेक्ट। यदि वह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 महीने के भीतर हो जाने चाहिए, ये भी एकदम सही है। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा, ये एकदम गलत बात है। जितना समय बचा होगा उतना ही दिया जाएगा। और जो फोर्थ है, यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। अगर 6 महीने से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, एकदम करेक्ट है ये। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है, ठीक है। यानी कि जो गलत है वो आपका ये सही, गलत है। समय से पूर्व भंग होने पर 5 साल के लिए नहीं होगा बल्कि छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज हमने दिसंबर 2018 यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान के 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का विश्लेषण किया है, और आगे कल या संभवतः परसों हम अपना जो है नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें 50 से 75 तक के प्रश्नों का विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।